मुक्ति। मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं है। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँख का ही इलाज कर दो। बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। मैं चुपचाप बैठ गया, डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ। क्यों? अरे, हम भी इलाहाबाद प्रयागराज के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में भी कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदायी स्मृति से काला सा हो गया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं किया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा, बाहर और भी कई रोगी इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालते रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना, तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुलवाऊंगी। कैसी बात करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आग के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच ही सब भूला हुआ था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था।
मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है। यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैं देखा मंटू आग के पौधे के पास बैठा है और उसके घुटने से दबा पिल्ला कें कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कें कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ़? पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। उन गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखें शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। उसने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं कूं करते इधर उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पहले बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोग ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए इस बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों ने उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा भी उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया,
लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस सांप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस सांप ने मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके सांप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सबकी आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इतनी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। रमेश उपाध्याय।